अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो हमने इसका एक फार्मूला भी डिराइव किया था। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था और ए हमारे पास एरिया वेक्टर था। तो ये फार्मूला जो हमने डिराइव की थी ये सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है। इसको हम सिर्फ उस वक्त यूज कर सकते हैं जब हमारे पास सरफेस फ्लैट हो, मसलन एक पेज हो, प्लेन पेज हो, सही है ना, या कोई रेक्टेंगुलर सरफेस हो या स्क्वायर हो, तो वो क्या होती है, सरफेसेस उनका फ्लैट होती है। अब हमारे पास और भी बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्फीयर है, फॉर एग्जांपल कोई और कर्व शेप हो। तो इन कर्व शेप में हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, आज हम इसी को फाइंड आउट करते हैं। तो एक नए टॉपिक की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि ये फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी ये सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए एप्लीकेबल है और दूसरी सरफेस को के लिए हम इसको कैसे एप्लीकेबल बनाते हैं, आज हम इसी को पढ़ते हैं। तो कंसीडर ए कर्व सरफेस। सपोज हमारे पास कोई भी कर्व सरफेस हो, सपोज ए स्फीयर। इस बार हमने एक स्फीयर लिया है, सही है ना। स्फीयर के लिए हम इसको प्रूव करेंगे, फिर आगे हम जनरलाइज करके इस फार्मूला को किसी भी कर्व सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं। हैविंग चार्ज q इनसाइड इट। ये हमारे पास एक सरफेस है, सही है ना, स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज है। अब चार्ज की वजह से इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत सारे फील्ड इधर से क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं और इस सरफेस से बाहर जा रहे हैं। तो इस चार्ज की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है इसको फाइंड आउट करते हैं। Since we know that the formula to find electric flux phi is equal to E dot dA is valid for flat surfaces only. This formula is applicable for flat surfaces only. So we divide this sphere into n number of small area pieces, del A1, del A2, A3 up to del AN, such that each area piece would be a flat element of area. तो हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को बहुत सारे पेजेस में डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपको दिखाया गया है। पहले हमारे पास एक स्फीयर था, कर्व स्फीयर था, फिर हमने इसको बहुत सारे पेजेस में डिवाइड किया। फिर अगर हम एक पेज को लेंगे वो तकरीबन क्या बनता है, फ्लैट बनता है। अगर वो फ्लैट बन गया तब तो हम ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं ना। और हमें पता है अगर इस पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E है तो ईच एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं वो क्या होंगे, E1, E2 अप टू En होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके तमाम पेजेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और आखिर में इनको जब ऐड करेंगे पूरे स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड आउट होगी कि उस फर्स्ट एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट एरिया एलिमेंट इज इक्वल टू E1। इस एरिया एलिमेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डॉट प्रोडक्ट विद एरिया एलिमेंट्स दैट इज del A1 इसके बराबर होती है। सिमिलरली सेकंड के लिए हमारे पास होता है 2 डॉट del A2 और सिमिलरली उसमें जितने भी एरिया एलिमेंट हमने बनाया है उसके लिए ऐसे करके वन वन करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक एरिया एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, En डॉट An होगा। अब इस पूरा स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सारों को आपस में ऐड करना होगा। द टोटल फ्लक्स विल बी किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स phi1 phi2 अप टू phi n तक सबको ऐड करना होगा। इन इक्वेशन को इक्वेशन 1 2 अप टू n तक जितने भी इक्वेशन है इनको हम इस इक्वेशन में, जिसको हमने इक्वेशन स्टार का नाम दिया है, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा,
phi is equal to E1 dot del A1, this equation plus this one plus अप टू जितना भी है ये, ठीक है। इनको सारों को ऐड करने से हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 टू n EI डॉट AI के बराबर होगा। अब यहाँ से हमें एक बात क्लियर हुई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इनके पास एंगल कितना है, 0 है, और हमें पता है cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, समेशन I फ्रॉम 1 टू n E डेल A cos ऑफ थीटा के बराबर हो गया। अब इस इक्वेशन में cos थीटा की वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, पुट करने से फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या निकल कर आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 टू n EI A डेल AI आ गया। सही है ना। अब देख ले, हमने स्फीयर लिया था, सपोज एक फुटबॉल है, वो क्या है, एक सिमेट्रिक सरफेस होता है। फिर हमने इस सरफेस को छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड किया है, बहुत छोटे लिए है, सारों का डिस्टेंस भी सेंटर से तकरीबन सेम है। तो इसी वजह से बजाय हम E1 E2 अप टू En लिख रहे हैं, सारे पेजेस में से तकरीबन एक जैसे या एक बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो इसी वजह से हम E1 E2 लिखने के बजाय सिंपली क्या लिखते हैं, E लिखते हैं। एक बात ये है। दूसरी ये कि ये डेल AI क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल A1 A2 अप टू AN रिप्रेजेंट करता है। अब हम इन सारे स्मॉल पेजेस को दोबारा ऐड कर ले, हमारे पास क्या आएगा, इस पूरे स्फीयर का एरिया आएगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू E इनटू डेल A। सही है ना। E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल A इस पूरे सरफेस का क्या है, एरिया है। Since area of sphere is 4 pi r square, हमें पता है एक स्फीयर की एरिया कितनी होती है, वो होती है 4 pi r square, and we know that electric field intensity is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r square। ये इक्वेशन कैसे निकला किया है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है, और हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है, कूलम फोर्स, Q into Q naught divided by 4 pi epsilon naught into r square। अब इस फोर्स के इक्वेशन को इसमें रखने से हमारे पास E की वैल्यू किसके बराबर आ गया, Q naught के साथ कैंसिल हो गया, Q divided by 4 pi epsilon naught into r square। ये इक्वेशन निकल के आता है। तो इन दो इक्वेशन को, इसको और इसको, इस इक्वेशन हेच में रखने से हमारे पास क्या बनेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ये वाला डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इसकी पूरी वैल्यू हमने रख ली, यानी E की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। फिर एरिया की वैल्यू हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर, इसको रखा। अभी न्यूमरेटर में भी हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फ्लक्स की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने की एक और इक्वेशन हमारे पास ऑब्टेन हो गई। इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी सरफेस से, चाहे वो कर्व हो या स्फीयर हो या कोई और सरफेस हो, फ्लैट हो, कोई भी सरफेस हो, तो हम उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इक्वेशन जो है ये अभी सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, इसके सिमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी सरफेस से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हो, और उधर पर ये सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज उसने इनक्लोज किया है, उस चार्ज पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने लार्ज मैग्नीट्यूड की चार्ज यूज की है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर स्मॉल मैग्नीट्यूड का यूज किया है तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगी। तो ये सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है। आखिर में एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं जो बुक के इस पेज में मेंशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, सही है ना, इसमें क्या हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर हो रहे हैं और 2 इधर से एग्जिट हो रहे हैं।
तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इस चीज को डिस्कस। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें जितने फील्ड लाइन इंटर हो रहे हैं, 3 फील्ड लाइन इंटर हो रहे हैं, लीविंग फील्ड हमारे पास कितने हैं, 2 है, क्योंकि नेट फील्ड लाइन इसमें इंटर हो रहे हैं, इसी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास नेगेटिव होगा। सही है ना। एक और सरफेस है, सपोज दिस वन। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 फील्ड लाइन इंटर हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिट हो रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर लीविंग दिस सरफेस। नाउ लुक एट दिस वन। इस सरफेस में से अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर हो रहे हैं और 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिट कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अभी इंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू एग्जिट फ्लक्स, तो इसका नेट फ्लक्स हमारे पास 0 होगा। तो एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब नेगेटिव होगा एक क्लोज सरफेस से, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, तीनों को हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर से इतना ही। थैंक यू सो मच।